Nobles commanders large armies. Large armies had the access to the large amount of revenue, while they were loyal to the empire of functional efficiently. But by the end of the 17th century, many nobles had built independent network of their own. Their loyalty to empire were weakened by their own self interest. तो यहाँ पे बात लिखी हुई है कि 17th सेंचुरी की बात अगर करते हैं तो 17th सेंचुरी तक, उससे पहले जितने भी आर्मी के कमांडर्स थे वो सब अकबर के नोबल थे। मतलब एक जो भी नोबल थे उनके मतलब तरफ से हमेशा रहते थे। कभी कोई चीज कोई मतलब विरोध उन्होंने नहीं किया। बट 17th सेंचुरी तक आते आते उनकी जो लॉयल्टी है धीरे धीरे मुगल एम्पायर की तरफ से खत्म होने लगी। लॉयल्टी का मतलब जब हम किसी के साथ अच्छे से रहते हैं, उसके हर एक बात को मानते हैं, तो इसका मतलब होता है लॉयल। और अगर हम उससे गद्दारी करना शुरू कर देते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं लॉयल्टी जो है धीरे धीरे खत्म हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, तो ये जो है चीजें है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। अंडरस्टूड। यहाँ पे हम अब ये पॉइंट पढ़ेंगे। वाइल अकबर वाज फतेहपुर सिकरी ड्यूरिंग द 1517, तो जैसा कि आई टोल्ड यू कि फतेहपुर सिकरी वाज स्टैब्लिश बाय द अकबर। अकबर ने फतेहपुर सिकरी को बसाया था आगरा से थोड़ा सा दूर जाके, जो 60-70 किलोमीटर आगरा से दूर है। एंड जब वो ओल्ड एज में चला गया तो 1570 के करीब उसने क्या किया, स्टार्टेड टू डिस्कशन ऑन द रिलीजन विद द उलेमा, ब्राह्मण, ज्यूस, प्राइस्ट व रोमन कैथोलिक्स। तो ये जितने भी, जैसे एक तरह से बात करें तो हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, ये जितने भी रोमन कैथोलिक्स थे, इन सभी को, जो क्या थे, जो राष्ट्रियन थे, ये जितने भी रिलीजन है सभी रिलीजन को बैठ के वो बातें करता था, डिस्कशन करता था। एंड दिस डिस्कशन टुक प्लेस इन द इबादत खाना। ही वॉज इंटरेस्टेड in the religion and the social custom of the different people. Akbar's interaction with the people of different faiths made him realize that religious scholars who emphasized ritual and dogma were often by gods. Their teaching created divisions and disharmony among his subjects. देखिए यहाँ पे जो बातें लिखी हुई बेटा, यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझना है आपको। सिर्फ यहाँ से डोगमा, ये जो डोगमा लिखा हुआ है, इसका डोगमा का मैं मीनिंग बता दूंगा, अभी बाय गॉड का मीनिंग भी बता दूंगा क्या होता है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना बातें समझना है कि जो अकबर थे वो अपने इबादत खाना जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना, बड़ा बड़ा सा हॉल होता है जहाँ पे लोग बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं। आज के डेट में ऑडिटोरियम हो गया। हमारे रूम में एक बहुत बड़ा, जैसे मान लो कोई एग्जामिनेशन रूम अगर स्कूल में है, तो वो इस तरह से बड़ा, बहुत बड़ा इबादत खाना होता था। और वहां पे वो जो अकबर था किंग, वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सब पादरी को, ब्राह्मणों को बुला के डिस्कशन करता था। तो डिस्कशन करते समय उसको इस बात का अंदाजा लगा कि जो जितने भी रिलीजन के, जितने भी धार्मिक गुरु हैं, वो सारे क्या हैं, बहुत कट्टर हैं। और कट्टर हैं और धर्मांधता है, मतलब इनके अंदर डोगमा का मतलब होता है धर्मांधता। एक तरह से जो उनकी, जैसे मान लीजिए मुस्लिम जो बोल रहे हैं, मुस्लिम का मतलब, मुस्लिम जो मान लो उलेमा है, तो उलेमा जैसे मान लो बोल रहा है, तो वो उसके कहने का मतलब उसका धर्म और उसके द्वारा कही हुई सारी बातें सही है। अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण बोल रहा है तो उसको लगता है कि मेरी सारी बातें सही है। तो अकबर को इस बात का एहसास हुआ कि जितने भी जो धार्मिक गुरु हैं वो अपने ही धर्म को सिर्फ मानते हैं और अपने ही बात को सिर्फ रखते हैं, दूसरे को बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और इस तरह का जो रिलीजन है, ये रिलीजन धीरे धीरे क्या कर रहा है, सोसाइटी को डिवाइड करेगा और सोसाइटी में डिसहार्मनी होगी, मतलब एक दूसरे से लोग नफरत करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को लिखना है नोटबुक में, इसमें बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगा। बाद ही अगर बात करते हैं डोगमा एंड बिगॉट्स का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है बेटा कि स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर एज अ authoritative with the expectation that it would be followed without question। इसका मतलब ये हुआ, डोगमा का मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदेश दिया जाता है किसी को, तो उस आदेश का पालन बिना किसी क्वेश्चन के
आपको करना पड़ेगा, इसका मतलब डोगमा का होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि मैं बेटा अगर मैंने बोला, अगर मान लो डोगमा की बात करें, मैंने बेटा कि कल सभी को स्कूल आना है, ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि सर कल स्कूल किस लिए आना है, ठीक है, मतलब मेरा ऑर्डर जो है फाइनल ऑर्डर है, एंड यू हैव नॉट एनी राइट टू आस्क एनी क्वेश्चन कि एक काम करना है तो उसके पीछे रीजन क्या है। पॉइंट नंबर वन, आपको डोगमा समझ में आ गया होगा आई थिंक। एंड बाय गॉड मतलब चाहे इसको बिगॉड भी पढ़ो, बाय गॉड भी पढ़ो, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है, यू कैन रीड। इसमें क्या है, बाय गॉड क्या है, एन इंडिविजुअल हु इज इनटॉलरेंस ऑफ द अनदर पर्सन्स रिलीजन बिलीफ्स, मतलब बिगॉड का मतलब ये है कि एक धर्म को मानने वाला इंसान जो है दूसरे धर्म के बारे में दूसरे धर्म की बातों को नहीं मानता है, और उसके कहने का मतलब है कि जो वो बातें बोल रहा है उसकी बातें सही है और दूसरे धर्म के अनुसार ये सारी बातें गलत है। तो आपको डोगमा एंड बिगॉड का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर हो गया। ओके, तो आप यहाँ पे अब देखिए, ये सामने आपके पिक्चर है, ये भाई जो शान साहब जिसको बोलते थे, जापना बोलते थे, ये कौन बैठा हुआ है, अकबर बैठे हुए हैं, और जितने भी ये लोग साथ में हैं, जितने साथ में हैं ये सारे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के वो बैठे हुए हैं, और साथ में क्या हो रहा है, डिबेट चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, जिसमें ये सब सारी बातें दी हुई है। फिर लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलह कुल यूनिवर्सल पीस। सुलह कुल, देखिए सुलह कुल एक आता है कि सुलह कुल जो है यूनिवर्सल पीस, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा। हाँ, तो कभी कभी ये, वेरी गुड, तो कभी कभी ये एग्जाम में आता है कि जो सुलह कुल की नीति है वो किसके द्वारा लागू हुई थी, तो उसका आंसर क्या होता है, अकबर के द्वारा, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब सुलह कुल का मतलब ये था कि इसमें ये बातें बताना चाह रहे थे कि अकबर की सुलह कुल का मतलब कि जो भी आइडिया हो, चाहे वो किसी भी रिलेशन से हो, वो उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, और सोसाइटी के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसी सोच को वो अपने मन में रखते हुए उन्होंने एक रिलीजन भी चलाया था। उस रिलीजन का नाम किसी को पता है, एक उन्होंने अपने तरफ से एक रिलीजन, हाँ, हाँ वेरी गुड, इसका मतलब, हाँ, तो एक उन्होंने दीने इलाही एक रिलीजन चलाया था, बट दीने इलाही जो रिलीजन था, जैसे मूवी चलती है ना कभी कभी, तो कोई मूवी सुपर हिट हो जाती है और कोई मूवी क्या हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है, पता है ना, आप लोगों को बोलते हैं कि मूवी सुपर हिट हो गई और ये मूवी तो फ्लॉप हो गई, चली नहीं। तो दीन ए इलाही एक मूवी जैसी आई और फ्लॉप हो गई, मतलब क्या हुआ कि दीन ए इलाही जो रिलीजन बनाया गया था अकबर के द्वारा, उसको ना हिंदू एक्सेप्ट किए और ना ही मुस्लिम एक्सेप्ट किए, क्योंकि उनके मन में ये आया, हिंदू ये सोचने लगे कि ये जो रिलीजन है हिंदुओं को सपोर्ट कर रहा है, सॉरी जो मुस्लिम है वो ये सोचने लगे कि जो दीन ए इलाही रिलीजन है ये जो है मुस्लिम सोच रहे हिंदुओं को सपोर्ट कर रहा है, और हिंदू सोचने लगे मुस्लिम को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ना ही मुस्लिम इस दीन ए इलाही को स्वीकार किए और ना ही हिंदू स्वीकार किए। समझ में आ गई बात। तो ये सुलह कुल का जो आइडिया था, सुलह कुल का आइडिया सिर्फ इतना ही था कि इसमें हम सभी धर्मों, जैसे आज के डेट में हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब है हम न किसी धर्म के बारे में बुरा भला नहीं बोलेंगे, और जो भी धर्म है उसका जो व्यूज है, जो उसका मत है, उसका हम आदर करेंगे और उसके बातों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे ये नहीं कि हम मुस्लिम ने बोल दिया कि नहीं ऐसे होता है तो उसी बात को सबको मनवाना है, ठीक है। तो ये जो सुलह कुल की नीति अकबर ने अपनाई थी, वो सुलह कुल की जो नीति है, और इसको फॉर्म मतलब फ्रेमिंग करने की, इसको बनाने में सबसे ज्यादा योगदान जो है उनका फ्रेंड था अबुल फजल। जो अबुल फजल थे उनके फ्रेंड, जिन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा भी लिखा था, उन्होंने इसमें हेल्प किया था। और ये जो प्रिंसिपल है, ये जो गवर्नेंस का जो प्रिंसिपल था, वो जहांगीर और शाहजहां तक चला था। मतलब जहांगीर और शाहजहां, जो इसके बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां आया, इन्होंने ये रूल्स को चलाया था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब आया, उसने सुलह कुल की नीति को छोड़ दिया, और इसके बाद उसने क्या किया, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन
करना शुरू कर दिया था और उसने काफी मतलब अनएक्सेप्टेबल काम करना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे मुगल एम्पायर खत्म होना शुरू हो गया। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि सुलह कुल की नीति क्या थी और किसके द्वारा अपनाई गई थी और कब तक चली थी। वेरी गुड। अब क्या है कि ये जो सुलह कुल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें ये क्या है कि आप लोगों के इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको इसमें यही बातें लिखा हुआ है कि ये यूनिवर्सल पीस देने के लिए एक सुलह कुल की नीति। बेटा जिसका माइक ऑन है प्लीज स्विच ऑन। तो जिसका माइक ऑन है प्लीज स्विच ऑफ द माइक। और क्योंकि बैकग्राउंड से किसी दूसरे की आवाज आ रही है। तो यहाँ पे आप इतना मतलब समझ लेना कि द सुलह कुल का मतलब होता है यूनिवर्सल पीस, मतलब हर जगह शांति का माहौल होना चाहिए। इस शांति के माहौल की वजह से उस समय का जो अकबर किंग था उसको अकबर महान भी बोलते हैं। और वो अकबर ऐसा शासक था जिसको हिंदू भी लाइक करते थे और मुस्लिम भी लाइक करते थे, सभी धर्म के लोग लाइक करते थे। उसका सिर्फ रीजन नहीं था कि वो हर एक धर्म का क्या करता था, सम्मान करता था, किसी को अपमानित नहीं करता था और ना, हाँ, रिस्पेक्ट देता था। और ना ही किसी को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करता था, मतलब विवश नहीं करता था। बट जब औरंगजेब आए थे तो औरंगजेब ने क्या किया था, हिंदुओं को मुस्लिम बनाने की कोशिश करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से मुगल एम्पायर को जो हिंदू सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने सपोर्ट करना छोड़ दिया। और धीरे धीरे 1857 तक जाते जाते मुगल एम्पायर बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो गया। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। ओके। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है उसको मैं पढ़ देता हूँ, इसको आपको सिर्फ समझना है, नॉट रिक्वायर्ड टू राइट इन द नोटबुक। कि अकबर कमीशन द ट्रांसलेशन ऑफ मेनी संस्कृत वर्क्स इन द पर्शियन। तो आपको सबको पता है कि जो उस समय जो लैंग्वेज था, जैसे आज के डेट में वी आर यूजिंग द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, बट दैट टाइम विच लैंग्वेज वाज यूज्ड, उस समय कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता था? मुगल। वेरी गुड, पर्शियन। यस, पर्शियन लैंग्वेज यूज किया जाता था उस टाइम। नहीं बेटा, उस समय पर्शियन लैंग्वेज यूज किया जाता था, जिसको अगर हाँ, जिसको हिंदी में फारसी भाषा बोलते हैं और इंग्लिश में पर्शियन लैंग्वेज बोलते हैं। और जो मैं बता रहा हूँ जो संस्कृत की बात है बेटा, तो संस्कृत में बता रहा हूँ, जब जब तक हमारे इंडिया में जो सुल्तान आया था, सबसे पहले आया था स्लैब, कौन आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लैब डायनेस्टी का क्या कहते हैं स्टैब्लिश किया था। तो स्लैब डायनेस्टी स्टैब्लिश होने से पहले हमारे इंडिया में मतलब 1200 एडी से पहले सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज बोली जाती थी और संस्कृत लैंग्वेज में ही सारे काम होते थे। लेकिन 1200 एडी के बाद जैसे स्लैब डायनेस्टी आया, मतलब सल्तनत डायनेस्टी आया, उसके बाद उन्होंने संस्कृत, उनको पता नहीं था तो उन्होंने क्या किया, पारसी जो पर्शियन लैंग्वेज है उसको इम्पोज कर दिया। और ये जो पर्शियन लैंग्वेज है तब तक चलता रहा जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए तो उसके बाद सिर्फ इंडिया में इंग्लिश चलता था, जो कामकाज की भाषा होती थी। और इसके बाद जब ब्रिटिशर्स चले गए तो हमारे इंडिया में इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में जो हमारा काम होता है गवर्नमेंट का, दोनों लैंग्वेज में शुरू होने लग गया। तो आज की डेट में ना ही पारसी में होता है और ना ही संस्कृत में होता है, सिर्फ दो लैंग्वेज है, एक है हिंदी और दूसरा है इंग्लिश। सबको समझ में आ गया लैंग्वेज से रिलेटेड जो बातें मैंने बताई अभी आपको? वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं क्या, देखो। अब मकदब खाना आर्ट ट्रांसलेशन ब्यूरो, एक बात याद रखना कि जो ट्रांसलेशन जहाँ पे होता था, जिस एरिया में जहाँ पे लोग ट्रांसलेशन करते थे, जैसे क्या क्या अकबर जो था, बहुत सारी चीजों को तो उसको पढ़ा तो नहीं था, लेकिन वो क्या करता था, पर्शियन उसको जो पारसी लैंग्वेज है उसको अच्छी से आती थी, फारसी लैंग्वेज। तो उसने क्या किया, जो भी संस्कृत में लिखे हुए बड़े बड़े जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, उनको उसने क्या किया, पर्शियन लैंग्वेज में चेंज करवाया। ठीक है। तो जो जहाँ पे ये सब चीजें चेंजेस होती है तो उस जगह को बोला जाता था मकतब खाना। जैसे जहाँ पे रिलीजियस लोग बैठ के बातें करते थे उनको क्या बोला जाता था, इबादत खाना। तो जहाँ पे ट्रांसलेशन होता था उसको बोलते थे मकदब खाना। एंड वाज आल्सो स्टैब्लिश एट द फतेहपुर सिकरी फॉर दिस पर्पस। द महाभारत, रामायण, लीलावती एंड योग वशिष्ठ were some of the notable Sanskrit works that were taken up for the translation
and Rajmanama Persian translation of the Mahabharata contains lavish illustration of the event of। देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना आपको बात समझना है, लिखना उखना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना समझना है कि महाभारत, रामायण, लीलावती एंड योग वशिष्ठ, तो ये सब जितनी भी फेमस फेमस बुकें थी, इस सभी को पर्शियन लैंग्वेज में चेंज किया गया अकबर के टाइम में। समझ में आ गई ये बात? ओके, वेरी गुड। तो अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बेटा, एक टॉपिक, नया टॉपिक आ गया। हमने अभी पॉलिसी देख लिया अकबर का, मुगल काल में क्या पॉलिसी था। अब हम ये पढ़ेंगे द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। 17th सेंचुरी में मुगल एम्पायर क्या था एंड उसके बाद मुगल एम्पायर का कंडीशन क्या हुआ। तो इसमें जो मैं चीजें बताऊंगा उसी को लिखना है, बाकी आपको कुछ लिखना नहीं है। The administrative and military efficiency of the Mughal Empire led to the great economy and commercial prosperity. The international travelers described it as fabled land of the wealth. But these same visitors were also appalled at the state of the poverty that exists side by side with the greatest opulence. The inequalities were glaring. Documents from the 20th year of the Shah Jahan reign inform us that the highest ranking Mansabdars were only 445 in numbers of the total 8,000. This smallest number, a mere 5.6% of the total number of the Mansabdar, received 61.5% of the total estimated revenue of the empire and salary फॉर देम सेल्फ एंड देयर ट्रूपर्स। देखिए बेटा, यहाँ पे जितनी बातें लिखी है इसमें से कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको यहाँ पे ये समझना है कि जब मुगल एम्पायर आया था तो मुगल एम्पायर आने के बाद इंडिया में इकोनॉमिक पावर बढ़ गया था। और बहुत मतलब क्या था कि इस एरिया को, इंडिया इंटरनेशनल जो ट्रेवलर थे इस एरिया को समझते थे ये काफी धनी, मतलब काफी अमीर, मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री है और काफी धन दौलत से परिपूर्ण एक जगह है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ लोग ये भी बोलते थे कि जहाँ पे वहां पे एक जगह पे पैसे रुपए है, दूसरे जगह पे गरीबी भी है। यहाँ पे यही सब बातें हैं और कुछ नहीं है, तो इसमें से कुछ आपको लिखना नहीं। The Mughal emperors and their mansabdar spent a great deal their income on the salaries and goods. This expenditure benefited the artisans and peasantry who supplied them with goods and produce. But the scale of the revenue collection left very little for investment in the hands of the primary producers, the peasant and the artisans. The poorest among them lived from hand to mouth, and they could hardly consider investing additional resources, tools, and supplies to increase productivity. The wealthier peasantry and the artisanal groups, the merchants and bankers profited in this economic burst। यहाँ पे भी देखो, आपको सिर्फ एक बात समझना है कि जो मुगल एम्पायर में मुगल एम्पायर थे और मनसबदार थे वो अपने ऐशो आराम के ऊपर बहुत पैसे खर्च करते थे। ठीक है, जिसके वजह से वहां पे जो कलाकार थे, जो किसान जिनके यहाँ पे सामान सप्लाई करते थे उनको बहुत सारा फायदा होता था। लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसे किसान भी थे, कुछ ऐसे आर्टिसंस भी थे जो बहुत गरीब थे और उनको सिर्फ इतना ही काम मिल पाता था जिसकी वजह से वो सिर्फ अपना पेट भर सकते थे। यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे और कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं। अंडरस्टूड? बातें समझ में आ रही सभी को? The enormous wealth and resource commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of the people in the last 17th century. And as the authority of the Mughal emperor slowly declined, his servants emerged as a powerful centers of the power in the regions. They constituted new dynasties and held command of the provinces like Hyderabad, Awadh. Although they continued to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master, by the 18th century, the provinces of the empire had consolidated their independent political identities। और इसको हम और आगे 10 चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। बेटा देखो, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, इसको मैं समझा देता हूँ आपको अच्छी तरह से। ये बात समझ में आ रही कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना है? यहाँ से यहाँ तक इसमें लिखना है। इसमें क्या बात लिखी हुई है? इसमें ये बात लिखी हुई है कि जब मुगल अंपायर था
तो मुगल एम्पायर में जो एलिट, जो लोग जैसे मान लीजिए मनसबदार थे, जमींदार थे, वो लोग क्या किए, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके काफी धनी हो गए। पैसे उनके पास जब इकट्ठा हो गए, धनी हो गए, उसके बाद क्या हुआ, ये अपना खुद अपने एरिया में अपने आप को पावरफुल समझने लग गए, और ये अपने एरिया का एक तरह से अपने आप को किंग समझने लग गए। लेकिन शुरू शुरू में अपने किंग समझने के बावजूद भी वो बोलते थे कि हमारा जो मेन मास्टर है वो दिल्ली का एम्परर है, मतलब हमारा मालिक जो है दिल्ली का एम्परर है। बट 18th सेंचुरी आते आते जैसे ही औरंगजेब मतलब मर जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो एरिया है वो हैदराबाद और अवध का है। समझ में आ गई ये बातें, ये आपको लिखना है। सबको समझ में आई जो मैंने अभी बताया? तो इस पूरे टॉपिक में आपको, इस पूरे टॉपिक में इस बात को आपको लिखना है जो अभी मैंने बताया। समझ में आ गया बेटा? ओके। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है किंग एंड क्वींस, तो इसको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। मैंने देखो जो चैप्टर में आपको कहाँ पे क्या लिखना है, किस टॉपिक के अंदर, वो सारी बातें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसलिए आपको जो राइटिंग वाला काम है, जो वो आपको सब समझ में आ गया। तो आपका जो क्या है कि कल जो है मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा जब आपका क्लास चलेगा उस टाइम, अंडरस्टूड। और बाकी उसके बाद में इसका क्वेश्चन आंसर भी भेज दूंगा, उसको आपको करना है। अब देखो अब क्या है यहाँ पे कुछ चीजें, किंग्स एंड क्वींस। तो आपको सबको पता है किंग्स मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किंग? राजा। और क्वींस, क्वींस मीन्स क्या होता है? हाँ, तो राजा रानी की बात है तो हम राजा रानी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है राजा रानी? देयर वर सेवरल, हाँ यहाँ पे लिखा है क्या लिखा है, राजा और रानियां, क्वींस लिखा है ना। तो एक बार बताओ, राजा जो राजा होता है, राजा सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है प्लूरल है? हाँ नहीं नहीं, राजा मैं बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में राजा, राजा मान लो सिंगुलर हो गया तो राजा का प्लूरल क्या होगा? ठीक है, तो छोड़ो ये राजा का राजा ही होता है। सुनो अब वो छोड़ दो, हिंदी की, हिंदी का है, मैं एसएसटी पढ़ा। नहीं, अब ध्यान से सुनो। There were several great monarchs, all near contemporary in the different parts of the world in the 16th century. 16th century में देखिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, इसको सिर्फ आपको समझना है। और इसको समझना है, बाकी ये हिस्ट्री को समझने के लिए आपको हेल्प करेगा आगे, जब आगे पढ़ाई करोगे तब। दिस इंक्लूड द रूलर ऑफ द ओटोमन टर्की, सुल्तान सुलेमान 1520 to 1566। During his rule, Ottoman state expanded into Europe, seizing Hungary, besieging Austria. His armies also seized Baghdad, Iraq, much of the North Africa, all the way into Morocco, acknowledged Ottoman authority. Suleiman also reconstructed the Ottoman navy. Its domination over the eastern Mediterranean brought the navy into competition with the Spain. In the Arabian Sea, it challenged the Portuguese. The monarch was given the title of Al-Kunani, the lawgiver, because of the large number of the regulations, Qanun, and passed during his reign. These were aimed to standardize administrative procedures throughout the expanding domains of the empire, and specifically to protect the peasantry from the forced labor and extraordinary taxes. In the 17th century, when public order declined in the Ottoman domain, the reign of the Suleiman Kunani was remembered as the period of ideal governance. देखो बेटा, एक चीज में यहाँ पे जो चीजें बताई गई है, इसमें सिर्फ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब आप कभी आगे हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें ओटोमन, एक ओटोमन साम्राज्य आएगा, ओटोमन एम्पायर आएगा, जो टर्की, जो बोलते हैं ओटोमन टर्की,
उसका एक सुल्तान था, सुलेमान था। ठीक है, सुलेमान उस समय का, एक किस समय की बात हो रही है, 16th सेंचुरी की बात चली है, जिस समय इस समय मुगल एम्पायर था इंडिया में। उस समय टर्की के अंदर एक ओटोमन एम्पायर था। ओटोमन एम्पायर काफी पावरफुल था और उसने पूरे यूरोप को ऑलमोस्ट अपने कब्जे में ले रखा था, और वो नियम कानून सब बनाने लग गए थे। इवन उन्होंने नेवी डेवलप कर दिया था, और एक बहुत मतलब फेमस राजा थे जिनको लॉ गिवर्स भी बोला जाता था। उनके द्वारा दिया हुआ हर एक आदेश पूरे यूरोप में फॉलो होता था। तो इसलिए ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो कभी जब आगे हम पढ़ेंगे ओटोमन एम्पायर के बारे में, तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ओटोमन एम्पायर में एक बहुत बड़ा रूलर था, एक बहुत बड़ा शासक था जिसका नाम था सुलेमान। और ओटोमन एम्पायर पूरे यूरोप में फैला हुआ था, और उसका जो गवर्नेंस था, इतना अच्छा गवर्नेंस मानते हैं कि उसको आइडियल गवर्नेंस के नाम से भी जाना जाता है। दैट पीरियड वाज नोन एज द आइडियल गवर्नेंस। ये बात सबको समझ में आ गई? तो बेटा ये जो चैप्टर था आपका शुरू से लेकर लास्ट तक, अभी टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 2 तक मैंने आपको पूरा